नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 24 मार्च 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हम प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे और दैनिक क्विज के अंतिम भाग में आज के प्रमुख तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने सत्र को प्रारंभ करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका संचालन रोहित कुमार सर के द्वारा किया जाएगा। यह 27 मार्च 2022 को सायंकाल 4 बजे किया जाएगा और 1 घंटे के इस वर्कशॉप में सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य मिथक और जो गलतियां हैं उनके संदर्भ में रोहित कुमार सर के द्वारा विश्लेषण किया जाएगा। इस वर्कशॉप में भाग लेकर आप सिविल सेवा परीक्षा में जो सामान्य मिथक और गलतियां हैं उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सिविल सेवा परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए आपको पंजीकरण निःशुल्क रूप में करना है और पंजीकरण के संदर्भ में सूचना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर आप निःशुल्क अपना पंजीकरण करें और 27 मार्च 2022 को सायंकाल 4 बजे 1 घंटे के इस वर्कशॉप में भाग लेकर रोहित कुमार सर के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य मिथक और गलतियों के संदर्भ में प्रमुख जो विश्लेषण किया जाएगा उसका लाभ उठाएं। आज के अपने पहले प्रश्न को हम देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लैप्सस डॉलर है एक। आप ध्यान रखें, यह एक तरह का हैकिंग समूह है जिसके माध्यम से कुछ बड़ी टेक्निकल जो कंपनीज है, तकनीकी कंपनियां हैं, जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो उनके जो डाटा है उनको एक तरह से हैक करने का प्रयास किया गया है। बड़ी कंपनियों के डाटा में हैकिंग करके उनसे जबरन धन वसूली करने का इस समूह के द्वारा प्रयास किया जाता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो लैप्सस डॉलर जबरन वसूली व डाटा हैकिंग का समूह है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि लैप्सस डॉलर के संदर्भ में माना जा रहा है कि ये हैकर का जो समूह है उसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ऑक्टा और एनवीडिया जैसी जो कंपनियां हैं उनको लक्षित किया गया है और माना जा रहा है कि धीरे धीरे इसका एक तरह से क्षेत्र विस्तारित हो जा रहा है। इसके द्वारा प्रमुख रूप से तकनीकी कंपनियों के अलावा विभिन्न देशों की जो सरकारी वेबसाइट है उनको भी एक तरह से हैक करने का प्रयास किया गया है और वहां से जबरन धन वसूली करने का एक प्रयास इसके द्वारा बना है। आज का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यों में नगर निगमों की स्थापना संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हम ध्यान रखें, जब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर इसकी स्थापना संसद के माध्यम से होती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो इस कथन का दूसरा भाग असत्य है, पहला भाग एक तरह से सत्य है, इसीलिए पहला कथन असत्य है। दूसरा, अधिसूचित क्षेत्र समिति पूर्णतः निर्वाचित या पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत की जाती है। जब हम अधिसूचित क्षेत्र समिति की बात करते हैं यानी नोटिफाइड एरिया कमेटी, प्रमुख रूप से अगर हम देखें कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से एक बड़े शहर के रूप में विकसित हो रहा है, कोई औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, तो वहां पर राज्यों के द्वारा प्रमुख रूप से अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है और इनमें जो भी सदस्य होते हैं वो पूर्ण रूप से राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। इसमें निर्वाचित जैसी स्थिति नहीं होती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। दोनों कथन असत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर है डी, ना तो 1 ना ही 2। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी के जो चुनाव हैं वो लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर इस स्थानीय निकाय के चुनाव कब हो पाएंगे इसके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा है। इसी आधार पर हमने यह प्रश्न आपसे पूछा है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति शासन का परिणाम है या है? पहला कथन हम देखते हैं। राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं, प्रमुख रूप से राज्य विधायिका की जो शक्तियों का प्रयोग है वह संसद या एक तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर संसद की तरफ से कोई प्राधिकारी है उसके द्वारा एक तरह से किया जा सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नहीं। इस आधार पर पहला कथन गलत है। दूसरा, संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहता है, यानी राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अगर उसके पहले संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की तरफ से कोई कानून बना हुआ है तो वह लागू रहता है, वह रद्द नहीं होता है।
इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य है। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 355 का उपयोग है वो करने के लिए सिफारिश की गई है और कहा गया है सरकार से कि वह इस अनुच्छेद का प्रयोग करके बंगाल में जो भी कानून व्यवस्था की समस्या है उसका समाधान निकाले। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। एबल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं? पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ की प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान 40 वर्ष से अधिक उम्र के गणितज्ञों को प्रदान नहीं किया जाता है। ध्यान रखें, यहाँ पर एबल पुरस्कार के संबंध में इस तरह की आयु सीमा की कोई स्थिति नहीं है। इस आधार पर पहला कथन गलत है। ध्यान रखें, इस पुरस्कार को वार्षिक रूप में नॉर्वे के सम्राट के द्वारा प्रदान किया जाता है और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम के लिए प्रमुख रूप से यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2003 में की गई थी। इस आधार पर अगर हम देखें तो दूसरा कथन भी गलत है कि यह सम्मान 4 वर्ष में दिया जाता है। एबल पुरस्कार को वार्षिक रूप में दिया जाता है, न कि प्रत्येक 4 वर्ष में। दोनों कथन गलत हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है डी, ना तो 1 ना ही 2 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, जिसके द्वारा प्रमुख रूप से एबल पुरस्कार के संबंध में अंतिम घोषणा की जाती है, उसने 2022 के लिए यह पुरस्कार अमेरिका के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को प्रदान किया है। डेनिस सुलिवन के द्वारा प्रमुख रूप से टोपोलॉजी के क्षेत्र में काम किया गया है। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2021 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को हम देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब एक कैदी पर उचित केस बनता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उसके अधिकार से संबंधित होता है। ध्यान रखें, पैरोल के संबंध में किसी भी कैदी को कोई अधिकार की स्थिति नहीं है। कानूनी रूप से उसको अधिकार जरूर है कि वह पैरोल प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह सीधे तौर पर उसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा नहीं है। जैसे अगर हम पैरोल की बात करें, जो भी कैदी किसी जघन्य अपराध में एक तरह से शामिल है उसको पैरोल की स्थिति नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर हम कहें कि सभी कैदियों के लिए एक अधिकार के रूप में पैरोल है, तो ऐसा नहीं है। इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा, पैरोल पर कैदी की रिहाई के संबंध में राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं। दूसरा कथन सत्य है, राज्यों के अपने अपने नियम होते हैं कि पैरोल को किस आधार पर एक तरह से कैदी को प्रदान किया जाए। उद्देश्य प्रमुख रूप से यह रहता है कि जिन कैदियों का व्यवहार सही है उन्हें समाज में शामिल होने के लिए स्थितियां एक तरह से अनुकूल की जाएं। इस रूप में पैरोल का प्रमुख रूप से उपयोग है। इस आधार पर हम देखें तो केवल दूसरा कथन सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य हैं। दैनिक क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हम नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। इसके माध्यम से अगर हम देखें तो दूर अंतरिक्ष के जो प्रमुख मिशन हैं उनको संचालित करने की प्रक्रियाओं को नासा के द्वारा विस्तारित किया जा रहा है। आर्टेमिस मिशन का प्रमुख रूप से उद्देश्य चंद्रमा के संबंध में जो अन्वेषण है उसको अगली पीढ़ी में एक तरह से ले जाना, यानी वर्तमान में जो अन्वेषण चंद्रमा का किया जा रहा है उसको नए स्तर तक ले जाना आर्टेमिस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। गहरे अंतरिक्ष में अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए, जहां पर हम प्रमुख रूप से मंगल के संबंध में जो अध्ययन कर रहे हैं, नासा के द्वारा आर्टेमिस 1 के माध्यम से प्रमुख रूप से प्रयास किया जाएगा। आर्टेमिस 1 की अगर हम बात करें तो यह मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है और यह अंतरिक्ष यान प्रमुख रूप से SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम इस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखें, SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जब यह एक तरह से कार्य करेगा और इस मिशन में 4 से 6 सप्ताह के लिए पृथ्वी से लगभग 2,80,000 मील की दूरी तय की जाएगी। आर्टेमिस 1 मिशन में ओरियन अंतरिक्ष यान का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाएगा और हम ध्यान रखें अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक एक तरह से यह रहेगा। इससे पहले इतने लंबे समय तक कोई भी अंतरिक्ष यान एक तरह से अंतरिक्ष में नहीं रहा है। SLS रॉकेट निचली पृथ्वी कक्षा से परे अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं और यहाँ पर आप ध्यान रखें चालक दल या कार्गो यानी जो भी एक तरह से आवश्यक उपकरण या सामग्री है वह चंद्रमा और उससे आगे तक ले जाने के लिए इस रॉकेट का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाएगा। आर्टेमिस के माध्यम से नासा का उद्देश्य यह है कि 2024 तक
मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारा जाए। आर्टेमिस मिशन के द्वारा नासा का एक लक्ष्य वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा देना और आर्थिक लाभों में योगदान को बढ़ाना और नई पीढ़ी के खोजकर्ता जो दूर अंतरिक्ष में अन्वेषण करना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करना। आर्टेमिस मिशन की सफलता के आधार पर ही अगले चरण में मंगल पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की स्थितियां बनाई जाएंगी। नासा के द्वारा सौर मंडल में अंतरिक्ष की जो मानव खोज है उसको आगे बढ़ाने के लिए चंद्रमा की जो कक्षा है उसका एक तरह से उपयोग करने की योजना है। अगर हम आर्टेमिस मिशन की बात करें, यहाँ पर रोबोट और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा जो अन्वेषण है वह प्रमुख रूप से किया जाएगा, जो एक आर्टेमिस बेस कैंप चंद्रमा पर बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए एक गेटवे भी नासा के द्वारा इस मिशन में स्थापित किया जाएगा। तो इस नासा के गेटवे और आर्टेमिस पर जो बेस कैंप है ये प्रमुख रूप से काम करेंगे। उद्देश्य ये रहेगा कि इस गेटवे के द्वारा चंद्रमा पर एक तरह से उतरने की जो स्थितियां हैं अंतरिक्ष यात्रियों की या रोबोट की उसको आसान किया जाए। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम ये चंद्रमा को मान लें तो उसके चारों ओर की जो कक्षा है उसमें स्थायी रूप में यह गेटवे एक तरह से रहेगा और यह चंद्रमा की लगातार परिक्रमा करने वाला बहुउद्देशीय आउटपोस्ट होगा, जिसके माध्यम से चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री या रोबोट को उतारकर चंद्रमा पर बना हुआ जो आर्टेमिस बेस कैंप है वहां पर जो भी अन्वेषण है उनको संचालित करने का प्रयास किया जाएगा। इस आर्टेमिस मिशन में अगर हम देखें तो नासा को अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों का सहयोग भी मिल रहा है। जैसे कनाडा की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो गेटवे के लिए उन्नत रोबोटिक्स प्रदान कर रही है। साथ साथ यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय आवास और एस्पिरेट जो मॉड्यूल है वह प्रदान करेगी आर्टेमिस योजना के लिए। साथ साथ हम ध्यान रखें अतिरिक्त संचार जो क्षमताएं हैं वो भी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसमें प्रदान की जाएंगी। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी आवास घटकों और रसद की आपूर्ति में योगदान करने की योजना बना रही है। यानी चंद्रमा पर जो आर्टेमिस बेस कैंप होगा उसमें एक तरह से जो घटक हैं वो जापान की तरफ से दिए जाएंगे और साथ साथ जो भी अन्य प्रकार की आवश्यक वस्तुएं हैं जो सप्लाई की जाएंगी कार्गो के रूप में उसमें भी जापान के द्वारा सहायता दी जाएगी। आर्टेमिस की जो पहली उड़ान है यानी आर्टेमिस फर्स्ट उसमें कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं होगा, लेकिन दूसरी उड़ान में चालक दल सवार होगा और इस चालक दल के द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान में जो भी महत्वपूर्ण अलग अलग प्रणालियां हैं उनका परीक्षण किया जाएगा कि वह सफल रूप में कैसे उपयोग की जाए। और अंतिम रूप में नासा आर्टेमिस कार्यक्रम से जो भी सीख मिलेगी उसका उपयोग करके मंगल पर अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को भेजने के लिए प्रक्रियाएं शुरू करेगा। इस रूप में अगर हम देखें तो आर्टेमिस का प्रमुख रूप से जो उपयोग है वो सौर मंडल में अंतरिक्ष की जो मानव खोज है उसको बढ़ाने के लिए नासा के द्वारा जो चंद्रमा की एक कक्षा है उसका सही रूप में कैसे उपयोग किया जाए वह आर्टेमिस मिशन के माध्यम से किया जाएगा। नासा के आर्टेमिस मिशन को अगर हम संक्षिप्त रूप में देखें तो स्पेस लॉन्च सिस्टम इस रॉकेट के माध्यम से प्रमुख रूप से ओरियन जो अंतरिक्ष यान है उसको एक तरह से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगर हम चंद्रमा यहाँ पर मान लेते हैं तो उसके चारों ओर एक कक्षा होगी, उस कक्षा में एक गेटवे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस तरह का मॉड्यूल रखा जाएगा जो लगातार गति करेगा और इसके माध्यम से प्रमुख रूप से जो अंतरिक्ष यात्री हैं या जो रोबोट है उनको चंद्रमा पर एक तरह से पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम भी यहाँ पर रखा जाएगा, यानी जो भी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से पहुंचेगा वो यहाँ पर प्रवेश करेगा और फिर गेटवे के माध्यम से वह चंद्रमा पर पहुंचेगा और चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप बनाया जाएगा जहां पर रहने की सुविधा होगी और लंबे समय तक जो अनुसंधान है वो एक तरह से चंद्रमा पर किए जा सकेंगे। तो इस रूप में चंद्रमा की जो कक्षा है उसका गेटवे के माध्यम से एक मॉड्यूल बनाकर स्थायी रूप में उपयोग किया जाएगा और इससे एक तरह से पृथ्वी को जोड़कर चंद्रमा तक का जो अनुसंधान है उसको तेज किया जाएगा। आर्टेमिस की सफलता के बाद चंद्रमा की चारों तरफ जो कक्षा में गेटवे स्थापित है इसका एक बड़ा उपयोग आगे चलकर मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए किया जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आर्टेमिस कार्यक्रम नासा के द्वारा मंगल पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की जो अगली स्थिति है उसके लिए एक प्रायोगिक आधार पर स्थितियां हैं। यह हमारा 24 मार्च 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।